तो मेडिकोज वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था हाइपरटेंशन के टाइप एंड एटियोलॉजिकल फैक्टर, आज हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हाइपरटेंशन। ओके, कैसे हमारी ये जो हाइपरटेंसिव वाली कंडीशन है वो डेवलप होती है। ओवर एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यानी जो एल्डोस्टेरोन सिस्टम है या फिर हम कह सकते हैं रास सिस्टम है, ये कैसे ओवर एक्टिवेट हो जाता है और हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। ये क्या करता है, जब ओवर एक्टिवेट होता है तो लीड्स टू द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, हमारे ब्लड प्रेशर को नैरो कर देता है। और जब नैरो होती हैं तो मैंने बताया था कि वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। रिटेंशन ऑफ द सोडियम एंड वाटर, जो यूरिन के थ्रू हमारे वाटर और एक्स्ट्रा सोडियम लॉस हो रहे थे वो दोबारा हमारे ब्लड में आ जाते हैं। रीअब्जॉर्प्शन करवाने का काम भी कौन करता है, हमारा रास सिस्टम। ओके, सो एंजियोटेंसिनोजन, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, लीवर से। ओके, अब ये लीवर से रिलीज़ हो रहा है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारा एक रेनिन एंजाइम होता है जो कि किडनी से रिलीज़ होता है। ये क्या करेगा, हमारे एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, जो कि एक प्रिकर्सर की तरह होता है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 हमारा क्या होगा, इस एंजाइम के हेल्प से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग से रिलीज होता है, ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन 2 हमारा क्या होता है, अमीनोपेप्टाइडेज की हेल्प से एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिन 3 में जो हमारा एंजियोटेंसिन 3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव फ्रेगमेंट टेंसिनेज। ओके, अब ये तो था साइड वेज, लेकिन जो एंजियोटेंसिन 2 है मेन तो यही है जो रेस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। देखो ये क्या क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर पाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हाइपरटेंशन कंडीशन होगी, सोडियम और वाटर का रिटेंशन यानी बॉडी में रिटेंशन यानी रहने का वक्त बढ़ा देगा ताकि वो रीएब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आ जाए। अब इससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हाइपरटेंशन वाली कंडीशन होगी। ये हमारे एल्डोस्टेरोन रिलीज को भी इंक्रीज कर देता है, जो कि हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है ये हार्मोन। ये क्या करता है, हमारे सेम यही वाला काम करेगा, वाटर और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाइपरटेंसिव कंडीशन डेवलप होगी। इसी तरीके से हमारे एडीएच रिलीज होते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि हमारे कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ब्रेन में प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ से रिलीज करवाता है, इसके रिलीज को ज़्यादा कर देगा। एंटी डायरेटिक यानी डायरेटिक जो यूरिन के फॉर्मेशन को ज़्यादा करे, लेकिन यहाँ पे एंटी डायरेटिक हार्मोन ऑलरेडी नेचुरली हमारे ब्रेन से रिलीज हो रहा है हार्मोन, जो कि क्या कर रहा है, यूरिन नहीं बनने देगा। यूरिन नहीं बनेगा तो वाटर लॉस नहीं होगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। जो यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस है वो डिक्रीज हो गई है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन डेवलप होगी। तो इस तरीके से ये क्या करता है, रेनिन सिस्टम हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अब जो रेनिन है ये हमारे कहाँ से रिलीज़ होता है, ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ये हमारे जुक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल इन एफरेंट आर्टरियोल से रिलीज़ होता है, जो कि एक हार्मोन की तरह भी काम करता है और एक एंजाइम की तरह भी काम करता है। ओके, डायबिटीज़ मेलाइटस वाली कंडीशन भी क्या करती है, हमारे ब्लड वेसल्स की स्टिफनेस को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से फिल्टर सिस्टम डाउन होता है और इससे सॉल्ट और वाटर हमारे रिटेंट होने लगते हैं, बॉडी में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, नोट करके मैंने लिखा है रेनिन, जो कि ब्लड प्रेशर को भी अफेक्ट करता है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी इसका इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है बाय किडनी, ब्रेन, लंग्स, वैस्कुलर सिस्टम। कहाँ से कौन सा एंजाइम रिलीज होगा वो डिपेंड करेगा हमारा कहाँ से स्टिमुलेशन आ रहा है। ओके, थर्ड फैक्टर हो सकता है सॉल्ट सेंसिटिविटी। सॉल्ट सेंसिटिविटी, जब सॉल्ट सेंसिटिविटी होती है तो ये क्या करता है, सॉल्ट इनटेक, इंक्रीज द सॉल्ट इनटेक, मोर वाटर रिटेंशन और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सॉल्ट सेंसिटिविटी यानी सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से भी हमारा जो वाटर है वो बॉडी में रहेगा और यूरिन नहीं बनेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी क्या करता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। कैसे, वो क्या करता है, हमारे हार्ट रेट यानी जो हार्ट आउटपुट कार्डियक पंपिंग एक्टिविटी है वो फास्ट हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ओके, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और
रेनिन रिलीज होगा, फिर ये साइकिल रिपीट होती रहती है। ओके, स्टिमुलेशन ऑफ वेस्कुलर एंडोथीलियम, हमारा जो वेस्कुलर एंडोथीलियम लेयर होती है वो स्टिमुलेट होती है, तो वो कुछ हमारे नाइट्रिक एसिड जैसे केमिकल रिलीज़ करती है, जो कि क्या करते हैं, एंडोथेलिन। ये हमारे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये भी ब्लड प्रेशर को नैरो कर देते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी होते हैं वो मैंने कवर कर दिए। ओके, उसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स क्या आएंगे, तो इसमें सीवियर हेडेक होता है जब हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है, एंग्जाइटी होगी पेशेंट को, शॉर्टनेस होगी ब्रीथ की। ओके, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है पेशेंट को, विजन चेंज होगा यानी हो सकता है उसे दिखना बंद हो जाए, बहुत कम दिखे, चक्कर आएंगे, टायर्डनेस, चेस्ट पेन, नोजिया, वोमिटिंग, पैपिलेडिमा, ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग हो जाए। ओके, डायग्नोसिस, अगर हम डायग्नोसिस बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन के थ्रू हो सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बीपी में मेजरमेंट, और ईसीजी करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके, एंड डायबिटीज़ टेस्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास होते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकली, यानी कि बिना मेडिसिन के क्या हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सके, लाइक फिजिकल एक्टिविटी, डाइटरी, सोडियम रिस्ट्रिक्शन, सोडियम इंटेक बहुत कम कर दे हम सॉल्ट का, डाइटरी अप्रोच लाइक वेट रिडक्शन करना, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, फार्माकोलॉजिकली हमारे पास मेडिसिन है अलग अलग कैटेगरीज की। डायरेटिक्स, ये क्या करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे ताकि ब्लड वॉल्यूम कम हो और ब्लड प्रेशर डाउन हो। ओके, तो जैसे कि हाइपर क्लोरथायाजाइड है, फ्यूरोसिमाइड है, बीटा ब्लॉकर जो कि हार्ट रेट को कम करेंगे, तो इससे क्या होगा, ब्लड वेसल डायलेट होंगी और ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, लाइक एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल। अल्फा ब्लॉकर जो कि हमारे वेसल डायलेटर्स होती हैं, जैसे कि प्राजोशिन हो गई। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो वेसल डाइल्यूशन करेंगे, हार्ट रेट रिड्यूस करेंगे, एम्लोडिपेन, निफेडिपेन हो गए। एज इनिबिटर्स जो एज एंजाइम को इनएक्टिवेट करेंगे, जैसे कि कैप्टोप्रिल, रैमीप्रिल, एनालप्रिल। वेसोडाइलेटर नाइट्रोग्लिसरीन, हाइड्रोलैजिन। ओके, तो ये अलग अलग कैटेगरी के मेडिसिन आती हैं, ये पेशेंट की कंडीशन और बीपी कंडीशन देख के प्रेस्क्राइब की जाती हैं। Okay, thank you so much, and please share with your friend. In next lecture we will cover other cardiovascular disease. Okay.